ठीक है, तो यार देखते हैं एक्सरसाइज 11.3 क्लास 12 चैप्टर 11 3D का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्लेन। क्लियर है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन रखा पड़ा है और बहुत से बच्चे लोग माइंड सेट कर लेते हैं कि ये बहुत टफ है या जो भी कुछ है, स्टार्टिंग से समझते चलेंगे, एक एक प्रूव करेंगे। इसीलिए मैंने पहले पार्ट 1 मतलब 11.3 के जितने एग्जाम्पल्स हैं, जितने उनके फॉर्मूले से एक एक का प्रूफ देखेंगे। नंबर के लिए नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ो। ये आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है यार, टारगेट हमारा यही रहता है कि हम केवल और केवल पढ़ें नॉलेज के लिए, ठीक है। और ये चैनल भी केवल नॉलेज के लिए, इसीलिए आप लोगों ने एक बार कह रहा हूं, मैंने किसी वीडियो में नहीं कही है कि मैं किसी वीडियो में ये नहीं कहता हूं यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नहीं, मैं नहीं कहता हूं। और इसको आप पॉजिटिव वे में क्यों नहीं कहता हूं, टारगेट केवल ये बच्चों को नॉलेज देने का, ठीक है। हाँ, अर्निंग का भी है लेकिन वो सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है कि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट नॉलेज, वरना नंबर के लिए बहुत से चैनल्स हैं जहां आप जा सकते हैं। ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, खैर कर दी वो, तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपने प्लेन देखा, छोड़ दो, भूल जाओ कि यार ये 12th का है, मैथ का कैसे। नॉर्मली प्लेन को जब भी दिमाग में आएगा तो प्लेन को आप पता है क्या लेकर चलेंगे। ये भैया हमारा एक प्लेन है, ये सरफेस, एक प्लेन सरफेस जिसकी विड्थ नेग्लेजिबल है या थोड़ी बहुत ले भी सकते। जैसे ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये भी प्लेन है। क्लियर है, आपने एक कॉपी लेकर आया भैया, वो भी प्लेन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें सब क्या है, प्लेन है। अब अगर मैं इसके रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, अगर आप जानना चाहते हो, एनसीईआरटी में इसके रियल लाइफ एग्जांपल नहीं दिए, तो अगर आप बीटेक करेंगे जाके, न्यूरो टेक्नोलॉजी होती है उसमें इसका दवा के ये यूज है। और जितनी भी आपने देखा होगा टीएफटी वगैरह जो भी पीसी आते हैं, सब में प्लेन का यूज होता है। तो ये आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे अगर आप बीटेक वगैरह करते हैं उस पर, ठीक है। तो यार अब थोड़ा सा आ जाते हैं टॉपिक पे। प्लेन क्या है, जो आर.डी. शर्मा में जो इसकी डेफिनेशन बताई गई है यार, वो ये है कि मैं लिखूं क्या कि इफ यू टेक 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस, मैं रफली बताता हूं, इफ यू टेक 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस, जैसे सरफेस मान लो हमारा ये व्हाइट बोर्ड है, कह रहे हैं अगर आपने सरफेस पे 2 पॉइंट्स लिए हैं एंड यू जॉइन दीज 2 पॉइंट्स, सपोज एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, अगर इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया तो जो ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ये भी उसी सरफेस पर है, तो ये प्लेन है अकॉर्डिंग टू आर.डी. शर्मा की बुक में जो भी है। समझो बात को, वो क्या बोल रहे हैं कि यार अगर एक सरफेस पे आपने 2 पॉइंट्स लिए और उन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया तो एक लाइन सेगमेंट आएगा, वो लाइन सेगमेंट भी उसी सरफेस पर हो, उसको प्लेन बोलेंगे। जैसे ये प्लेन है। अब मैंने आपसे कहा एक पॉइंट मैंने यहां पर लिया और एक पॉइंट मैंने यहां पर लिया, मैंने इस लाइन सेगमेंट को मिला दिया ए बी। क्या ए और बी लाइन सेगमेंट एक ही सरफेस पर है? बिल्कुल नहीं है, ये इस वाले सरफेस पे, इतना इस वाले सरफेस पे। तो ये अब जो ए बी है ये एक सरफेस पे नहीं है ना, तो इसको सरफेस नहीं बोलेंगे कि ये लाइन सेगमेंट प्लेन पर नहीं, इसको प्लेन नहीं बोलेंगे। ये 2 डिफरेंट प्लेन हो गए। क्लियर है, तो ये छोटी सी बात आपको नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता दिया। अच्छा जी, अब एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चंस आते, बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यार, वो देखते हैं। क्या है, आपसे कहेंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अगर मैं सपोज आपसे कहूं यार प्लेन की इक्वेशन फाइंड करो, जैसे 11.2 में था कि लाइन की इक्वेशन बताओ, तो पहला क्वेश्चन था सर कुछ तो कंडीशन दो गिवन। तो क्या थी कंडीशन कि इस लाइन की इक्वेशन बताइए जो इस पॉइंट से होती हुई जा रही है और एक वेक्टर इसके क्या है, पैरेलल है। तो कंडीशन आती थी r = a + b लैम्डा, लैम्डा भी आती थी। ऐसे ही अगर जब आपसे प्लेन की इक्वेशन पूछी जाएगी तो वहां भी तो कुछ ना कुछ कंडीशन होगी ना। तो देखिए कंडीशन क्या है, पहला कि भैया उस प्लेन की इक्वेशन बताओ जिसका ओरिजिन से एक हमने परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ कर दिया, उस प्लेन की इक्वेशन बताइए। और यही स्टैंडर्ड है, पूरे चैप्टर में इसी को ही लेकर चलेंगे। जैसे क्या मैंने बोला उसको समझते हैं। यार ये हमारे पास x y z z भी बोलते हैं, z ही करेक्ट है, ये एक्सेस हो गए। अब आपसे कहा गया कि इस प्लेन की इक्वेशन देखो, प्लेन यार मैं इस तरीके से बनाऊंगा, इसमें इस तरीके से ये प्लेन है। क्लियर है, ये मैंने प्लेन, क्योंकि ये भैया क्या है 3D है तो इमेजिनेशन करना पड़ेगा। और अभी कराता हूं आपका इमेजिनेशन। तो मैंने खड़ा पैसा लगाया यार, ये लेके आया था
देसी, ये हमारा चैनल ही पूरा देसी है तो मैं देसी चीजों पर ही समझाता हूं। ये हो गया एक्सिस, ये हो गया प्लेन, और इस प्लेन को देखो मैंने इस तरीके से रख दिया। यस और नो? चमका? ये प्लेन को मैंने देखो इस तरीके से रख दिया, तो वो अब ये इसकी इमेज है, ये प्लेन है, इस प्लेन को मैंने भाई इस तरीके से रख दिया। आई बात समझ में? अब कह रहे हैं इस प्लेन की इक्वेशन बताओ, पता है कैसी? ये प्लेन है, ठीक है डियर, इस प्लेन पर ओरिजिन से, कहां से? ओरिजिन से, कंडीशन गिवन है, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ कर दिया। ये देखो, ये इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन की इक्वेशन बताओ। चमका? कंडीशन क्या है? ओरिजिन से इस प्लेन पर मैंने एक नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ किया है। क्लियर है? कहां से? ओरिजिन से। आ रही बात समझ में? प्रूफ कर रहे हैं सीधे हम लोग। तो मैंने क्या किया यार, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ कर दिया P। अब देखो ये आपको इमेजिनेशन करना है कि आप कहेंगे सर ये कैसे हवा में 90 है, ये इसके सरफेस को टच कर गया। बात समझो ना, फिर से एक बार विजुलाइज कराता हूं। ये प्लेन है और ये इस तरीके से प्लेन रखा हुआ है ये वाला, और यहां से मैंने परपेंडिकुलर कर दिया। क्लियर है ना? ठीक है डियर, इसका नाम ये O है और ये मान लीजिए P है। क्लियर है? अच्छा, ये जो वेक्टर है इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? D। ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है इसका? D। याद रखो, मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, ओरिजिन ओरिजिन ओरिजिन। ओरिजिन से ही परपेंडिकुलर वेक्टर गया है और ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? D। ऐसे ही सरफेस पे एक एट रैंडम मैंने कोई पॉइंट ले लिया, तो यहां पे n ले लेते हैं, बुक में n है शायद, यहां पे एक पॉइंट ले लिया मैंने P। क्लियर है? इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है x, y और z या z। ठीक है? चमका? ठीक है, जो मैंने पॉइंट लिया उस पॉइंट को मैंने इससे मिलाया, तो क्या ये पोजीशन वेक्टर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और शुरू से पढ़ते आए यार कि पोजीशन वेक्टर को क्या बोलते हैं? आर वेक्टर। चमका? ठीक है, ये इसका डायरेक्शन इस तरफ है और ये मैंने इस तरफ कर दिया। मुझे नहीं लगता अभी तक मैंने कुछ भयंकर लॉजिक लगाया। ठीक है जी? तो ठीक है, तो यहां पे मैं लेता हूं ट्रायंगल OPN, ट्रायंगल OPN। ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, इसका डायरेक्शन देखो अपोजिट है। क्लियर है? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ON वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर प्लस PN वेक्टर? आप देखिए ना, वेक्टर में यही पड़ा, देखो इसका डायरेक्शन इस तरफ, इसका इस तरफ, और इसका तो अपोजिट है इसके, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है। यही तो होता था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है सर, अब बात आती है ON वेक्टर को कैसे लिखेंगे। अब सुनो, हमको पता है किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। क्लियर है? तो क्या ON वेक्टर का डिस्टेंस D, मतलब क्या ये उसका मैग्नीट्यूड नहीं हो गया ON वेक्टर का? समझते चलो यार, किसी भी वेक्टर में हमेशा दो ही चीजें होती हैं, एक तो क्या डिस्टेंस और एक मतलब मैग्नीट्यूड, और एक उसका डायरेक्शन। तो ON वेक्टर को जो हम कैसे लिखेंगे? D तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है? और हमने पढ़ा है कि किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं तो वो उसका डायरेक्शन ही तो होता है। पढ़ा है? सपोज जैसे एक वेक्टर ये है इस तरीके से, ये एक वेक्टर है, A वेक्टर है, तो मैंने कहा A यूनिट वेक्टर क्या है? मतलब इसी डायरेक्शन में एक यूनिट का डिस्टेंस। यस और नो? तो टोटल डिस्टेंस बने, ये तो बनी है, तो D का 1 में मल्टीप्लाई D तो आ जाएगा। ये तो केवल डायरेक्शन को तो इंडिकेट कर रहा है डियर। समझते चलो, देखो वेक्टर की इसमें यूज है। चलिए, R वेक्टर, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं प्रूफ, अभी मैं आपको नंबर वाली बात भी बता दूंगा। क्लियर है? तो ये हमारा क्या होगा? PN वेक्टर। अच्छा, अब सुनो एक चीज और, क्या PN वेक्टर और ON वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर नहीं है? देखो मुझे क्या दिख रहा है यार, ON वेक्टर और ये आपस में परपेंडिकुलर ही तो है, क्योंकि हमने खुद नॉर्मल ड्रॉ किया है। ठीक है? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि यार जो ON वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किस पे? PN वेक्टर पे। और हमने पढ़ा हुआ है वेक्टर में अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। क्लियर है? तो ON वेक्टर डॉट PN वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो ON वेक्टर कितना है? D इंटू N कैप। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई भी डाउट होगा, पक्की बात है। अब PN वेक्टर की वैल्यू यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या आएगी? PN वेक्टर की वैल्यू यहां से निकल के आएगी -R वेक्टर
चलिए भैया मल्टीप्लाई करते हैं, तो डी का डी से डी स्क्वायर और एन कैप डॉट एन कैप माइनस डी। क्लियर है? जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो ये होता है आई इंटू आई, क्या होता है? बनी तो होता है। तो एन कैप इंटू एन कैप क्या होगा? बनी तो होगा। अरे समझो ना, डॉट प्रोडक्ट है क्योंकि इनके बीच में एंगल 0 हुआ और cos 0 क्या होता है? 1 होता है। तो इसको लिखें या फिर नहीं लिखें? ठीक है, तो ये उस तरफ चला जाएगा, एक डी से एक डी शहीद हो गया। तो क्या निकल के आया? आर वेक्टर। यही तो है, प्रूफ हो गया हमारा। यही इक्वेशन आपको याद रखनी है बस। अगर नंबर वाली बात करो तो आपके लिए भैया केवल यही काम है कि आप इसको याद कर लो। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता रखा है इस पे। क्लियर है? ठीक है, आप ये बताइए कि कहां पे दिक्कत हो। यार प्रूफ करने से क्या होता है, एकदम हम उसके अंदर तक जाएंगे, समझते हैं बातों कोई चीज, लेकिन अभी भी एक चीज कंप्लीट नहीं हुई, वो हमेशा ध्यान रखेंगे। जो ये वेक्टर था, अब आपको बता दें डी क्या है और ये सब क्या है। आर वेक्टर तो कोई भी मैंने एक पॉइंट लिया था, उसका पोजीशन वेक्टर है, समझते चलेंगे, जैसा लाइंस में हमने किया था। यार एन कैप क्या है? जो वेक्टर नॉर्मल था उसका यूनिट वेक्टर, मतलब जो भी वेक्टर दिया गया होगा उसका यूनिट वेक्टर। और डी क्या है? उस यूनिट वेक्टर का ओरिजिन से डिस्टेंस। मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि अभी ये क्वेश्चन आएगा, मैं प्रूफ करके बताऊंगा, क्योंकि वहां पे डी ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये इस प्लेन की वेक्टर फॉर्म हो गई। क्या हो गई? इस प्लेन की। क्लियर है? इस प्लेन की वेक्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, अब एक आता है क्या? कार्टेशियन। कार्टेशियन भी प्रूफ करके आपको बताऊंगा, इसी प्लेन की कार्टेशियन के लिख लेना पहले। देखो अच्छा, क्या आर वेक्टर को हम ये लिख सकते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप? यस और नो? अच्छा, ये कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर में हमेशा क्या आते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस आते हैं, पता है ना आपको। तो मान लो इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, तो ये क्या हो जाएगा? एल आई एम जे और एन के। क्या ये उपासना बात समझ आई? ये एल एम क्या होता है? क्योंकि हमने पढ़ा है, अगर सुनो ध्यान से, ये मैंने कहा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये ए वेक्टर है। तो 2, 3, 4 तो होते हैं डायरेक्शन रेशियो। मैंने कहा अगर ये यूनिट वेक्टर है तो ये 2, 3, 4 क्या होंगे? इसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। तो मतलब अगर डायरेक्शन कोसाइंस का वेक्टर बनेगा तो हमेशा क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है जी, तो चलो भैया इनका मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं नीचे आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। मल्टीप्लाई करो, एक्स का इसके साथ एल एक्स हो जाएगा, एम वाई और एन जेड इक्वल्स टू डी। ये हमारे पास आ गई इस वेक्टर की कार्टेशियन फॉर्म। अब समझो कि एक्स वाई जेड क्या, जो भी हमने एक पॉइंट लेट किया था उसके कोऑर्डिनेट, और एल एम एन क्या है? जो भी हमारा वेक्टर था उसके यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन। पक्की बात है ना? ठीक है, और डी क्या? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। फिर से बोला मैंने, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। क्यों बार बार बोल रहा हूं? अब रुक जाओ और सुनो ध्यान से, मैं क्यों ये बार बार बोल रहा हूं कि यार कि ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। क्योंकि देखो जरा, इस प्लेन की इक्वेशन को ये भी लिखते हैं आर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी। अंतर है डी, अंतर है। देखो यहां पे जो एन वेक्टर था ये क्या था? यूनिट वेक्टर था। यहां पे नॉर्मल वेक्टर है। इस केस में जो ये डी है ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है, ये एक कांस्टेंट कंसीडर की जाएगी। क्या कंसीडर की जाएगी? एक कांस्टेंट। क्लियर है? और इस फॉर्म में अगर इक्वेशन गिवन है तो इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगी? ए एक्स बी वाई सी जेड इक्वल्स टू डी। तो इस केस में भी डी हमारा क्या है? कांस्टेंट है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है। पक्की बात है? क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा, मुझे लगता है अभी जो मैं ये प्रूफ करा रहा हूं 10% समझ आएगा। एक एग्जांपल जब मैं कराऊंगा अभी तो 100% क्लियर होगा। समझते चलो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगे, नॉर्मल वेक्टर दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगे। चलिए बता दें आपको, ए वाई सी क्या है? जो हमारे वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, और एल एम एन क्या है? ये हमारा जो वेक्टर दिया उसका डायरेक्शन कोसाइंस। चमका? तो ये एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन, सुनो ध्यान से, ये एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन है जिसका ओरिजिन से हमने एक नॉर्मल वेक्टर डाला, मतलब परपेंडिकुलर, और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? डी है। क्लियर है? कैसे भी मन में विचार आ रहे हैं, कैसे भी हैं तो पूछो इस क्वेश्चन से रिलेटेड। करवा चौथ वाले नहीं,
हाँ क्योंकि आज सेलिब्रेट कर रहे हैं ना हम लोग, तो बताओ। हाँ तो अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है यार कोई। हाँ तुम पूछो। ये हाँ ये कौन सा वेक्टर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे एन वेक्टर क्या? अरे ओ एन वेक्टर तो एन वेक्टर है, ओ एन वेक्टर। अरे ये एन वेक्टर जो है ये ओ एन वेक्टर का ही नाम दे दिया एन वेक्टर। लो नहीं समझे? नहीं समझे? जैसे इसका नाम ये ए है और ये बी है, तो इस वेक्टर को ए बी वेक्टर भी बोल सकते हैं, या इसको एक इस वेक्टर से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो ओ एन वेक्टर को ही एन वेक्टर कह रहे हैं, मतलब जो भी नॉर्मल वेक्टर है उस वेक्टर की बात कर रहे हैं इस वाले केस में। और यहां पे जो नॉर्मल वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर चमका। हाँ कहां पे? यार डी होगा यार। अच्छा एक चीज और, अरे यार सुन लो भाई, सुन लो, क्लियर। अच्छा ये जो चीज है, ये जो हमारा वेक्टर है, अगर किसी भी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, पता है ना हमने। तो मैंने क्या किया, इधर इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया और इधर भी डिवाइड करें, क्योंकि भैया मैथ्स है, मैथ्स में जो काम एलएचएस में होगा वही आरएचएस में होगा। तो क्या अब हम इसको एन कैप लिख सकते हैं? और अब ये जो है ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो गया, क्योंकि जब इधर तिवारी एक बात सुन लो यार, जब इधर यूनिट वेक्टर है तो इधर जो डी है वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ही होगी। अगर यहां पे नॉर्मल वेक्टर है तो ये कांस्टेंट होगा। क्लियर है? अभी क्लियर नहीं होगा, एक एग्जांपल कराऊंगा बस, क्योंकि अब क्या जो प्रूफ किया उसके बेस पे जितने एग्जांपल उसको साथ साथ हम लोग करते चलेंगे। क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो ये इस प्लेन की, जैसे आपका एनसीईआरटी में दिया गया, बुक नहीं है मेरे पास, प्लेन, ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हेन नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन, नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, बस ये सिंपल सी बात है, आपको आनी चाहिए। अब एक एग्जांपल करते हैं, हंस लो बेटा तुम दबा गए हैं। ठीक है, गुड, सब अपने अपने काम में लगे हैं। तो कोई डाउट है यार? अरे वो हंस रही थी, अभी हंस रही है, कोई खौफ नहीं है। चलिए अभी जो फॉर्मूला या प्रूफ, प्लीज अभी जो फॉर्मूला प्रूफ किया था उस पर पहले ही एग्जांपल 19 है क्या है बताना जरा, तुम कल तक देख पाओ, रहने बेटा बाबू। एग्जांपल 13 है ये है। अब सुनो प्लीज, अब देखो जरा यार क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तरीके से करेंगे। कह रहे हैं फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एक प्लेन की वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इसको एम्फेसाइज करो, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना है 6/√29। ठीक है, एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, देख रहे हो दोनों में ये चीज एम्फेसाइज बार बार हो रही है, ओरिजिन से वो इतना है। तो भैया वेक्टर इक्वेशन बताओ और कार्टेशियन फॉर्म दोनों बतानी है आपको। चलिए अच्छा देखते हैं। तो हम जल्दी से क्या करेंगे, डायग्राम के साथ समझेंगे एक एक क्वेश्चन को, डायग्राम के साथ। कह रहे हैं कि भैया एक प्लेन बनाओ सुंदर सा, ये रहा भाई प्लेन, और प्लेन को पाई से रिप्रेजेंट करते, याद रखना पाई से रिप्रेजेंट करते। ठीक है, ये एक प्लेन है और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना है। देखो इन्होंने अभी क्या बोला, सुनो ध्यान से, इन्होंने केवल ये बोला है कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये नहीं बोला है कि वो 90 है, लेकिन आगे कहा है द ओरिजिन इट्स नॉर्मल वेक्टर, मतलब उसी डायरेक्शन पे, उसी के साथ साथ उसका जो नॉर्मल वेक्टर है ओरिजिन से वो कितना है। तो मैंने क्या किया यार, यहां से एक प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये रहा। ठीक है, ये O है, ये पॉइंट हमारा M ले लो, कुछ भी ले लो, ये है। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस ओरिजिन से कितना D, और कह रहे हैं कि इसी के साथ ये वेक्टर भी है। तो ये जो वेक्टर दिया गया है, ये जो वेक्टर दिया गया, कितना दिया गया है, इसको n वेक्टर बोलेंगे। सुनो, इसको n वेक्टर बोलेंगे, अभी बताता हूं क्यों बोलेंगे। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4k कैप। अब बच्चे कंफ्यूज कि सर इसको n वेक्टर बोलेंगे या इसको n यूनिट वेक्टर बोलेंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आता तो तुम यार एक नंबर के ब्रांडेड आदमी हो। क्यों? अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इसका निकालो मैग्नीट्यूड, अगर 1 आ रहा है तो उसको लिखना इस तरीके से, यूनिट वेक्टर है, अगर 1 नहीं आ रहा तो वो नॉर्मल वेक्टर है। पक्की बात है? वेरी गुड। चलिए ये दिया गया हमारे पास, कह रहे हैं कि उसकी वेक्टर इक्वेशन बताइए। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, अभी हमने प्रूफ करी है, आर दिस एंड
चमका चमका। हम ये वाला फॉर्मूला सुनो, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तिवारी, क्योंकि बहुत से बच्चे सोचेंगे कि सर जब एन वेक्टर दिया गया है तो एन वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाओ। ये वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये जो डी होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं होता है। ये वाला फॉर्मूला लगा के अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आर वेक्टर सर ये है और एन वेक्टर ये दिया गया है और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये दिया गया, करके आ जाओ, जीरो मिलेंगे। क्यों? इस फॉर्मूले में ये डी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं होती है। चमका? क्लियर है ना? तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब इस वाले फॉर्मूले में यूनिट वेक्टर है तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे ना यूनिट वेक्टर में। बात को समझो ना। तो आर और एन वेक्टर है, किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं जब उसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4k कैप अपॉन 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा। अब यहाँ ये फॉर्मूला में डी क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसकी की जगह क्या लिखेंगे? क्लियर है? तो ये क्या आ गया हमारे पास? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4k कैप 16 रूट में। अब आप ये देखो जरा आंसर ये आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, देखो जरा। अब 20, हाँ अच्छा ये है कि ये वेक्टर के उसके में दिया गया है और यहाँ पे हमारा क्या नॉर्मल कांस्टेंट है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? तो ये हमारा क्या डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है। मुझे नहीं लगता इसमें क्या कोई डाउट हुआ। ये चक्कर क्लियर हुआ ना इस वाले इक्वेशन में और इस वाले इक्वेशन समझो कि वरना बहुत से बच्चे सोचेंगे यार एन वेक्टर दिया रख दो, ये डी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन में नहीं आता है। ठीक है जी, साफ साफ बोल। चलिए अच्छा एक चीज और इसकी कार्टेशियन भी यार बतानी है, ठीक है। अच्छा एक चीज ये सोचो, बहुत से बच्चे सोच रहे हैं यार हम इसको इसके साथ कट कर सकते हैं। एक बात सुनो, ये वेक्टर्स के साथ है, बात समझ रहे हैं? तो ऐसे ऐसे अगर इसका हाँ अलग ऊपर कोई नंबर होता तो उसके की इनका मल्टीप्लाई है, पहले मल्टीप्लाई होगा ना, डॉट प्रोडक्ट है। ये नॉर्मल वाले नहीं है कि हम लोगों ने जो क्लास 6 और 8 में पढ़े थे अगर इस तरीके से तो 6 से 6 गायब कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। चलिए अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? LX प्लस my प्लस nz इक्वल टू डी। जब एक ये भी होती है, मैं इससे भी बताऊंगा आपको, ax प्लस बी, क्योंकि हमारा टारगेट है कंफ्यूजन को दूर करना और जितनी जल्दी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी उतना ही बढ़िया है। ये वाले फॉर्मूले में डी क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इसमें डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं होता, नॉर्मल एक हमारा ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अच्छा एल एम एन क्या है? इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमने निकाल तो दिया, क्या है? 2 अपॉन रूट में 29x माइनस 3 अपॉन रूट में 29y 4 अपॉन रूट में 29z और d कितना है? 6 अपॉन रूट में 20। आ गया भैया इसकी ये क्या कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर है? अच्छा अब ये क्या है फिर? ax b, ये a b c ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं, लेकिन ये d क्या? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो लॉर्ड वेयर की यही आ जाएगा, ठीक है। यहां पर फॉर्मूला नहीं लगा देना यार। क्लियर है उपासना? ये बता कि सर क्लियर है 100%, 99 भी है तो भी बेकार है, 200 है, वेरी गुड। यही मैं चाहता हूं सीरियसली यार, क्योंकि इसका इमेजिनेशन करो, जितना ज्यादा इमेजिनेशन कर लोगे प्लेन का उतना ही बढ़िया है। ये डायग्राम के साथ करेंगे तो रोला कट जाएगा एकदम, ठीक है, और रोला ही काटना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल है इसके। चलिए एग्जाम्पल 14 देखते हैं। सुनो यार, अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज अटेंशन प्लीज। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन पर क्या है वो? परपेंडिकुलर। उस प्लेन की इक्वेशन ये है और पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब जो परपेंडिकुलर वेक्टर कहां से जा रहा है? ओरिजिन से। बार बार ओरिजिन को एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि समझो इस चीज को, क्योंकि आगे जाके जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें बताएंगे कि ओरिजिन से नहीं जा रहा है, तब कैसे करेंगे, ठीक है। तो सुंदर सा क्या बनाएंगे? डायग्राम। डायग्राम के साथ क्या होता है? आपको फील होता है यार हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं क्वेश्चंस को अगर आप समझेंगे अच्छे तो मजा ही कुछ अच्छा लगेगा। चलिए ये हमारा प्लेन है, कह रहे हैं कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द। अब ये इस प्लेन की क्या है? इक्वेशन है। देखो हाँ एक चीज और क्लियर कर दूं, मुझे लग रहा है कि शायद ये इक्वेशन है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन।
इसको वेक्टर फॉर्म भी बोल देते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि सर प्लेन की ये वेक्टर फॉर्म है या वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है। तो यहां पे लिखा है वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो इसे इक्वेशन भी समझ सकते हैं। वेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें वेक्टर आ रहा है बस, ठीक है। इक्वेशन इसलिए बोलते हैं कि LHS भी है और RHS भी है। तो कंफ्यूज मत हो यार बिल्कुल भी। जिसमें x प्लस वाई ये पॉलिनोमियल है, अब ये इक्वेशन हो गई। जिसमें LHS RHS दोनों होते हैं तो वो क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन। चमका, ठीक है सर। तो कह रहे मान लो ये रहा यूनिट वेक्टर, ये रहा ओरिजिन से है, ठीक है। तो कह रहे इस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं और इस प्लेन की इक्वेशन ये दी गई है। देखते हैं, अच्छा भैया देखते हैं, प्यार से समझते हैं। ये प्लेन की इक्वेशन दी गई है, r 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस का 2k कैप। अच्छा ये +1 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा, पक्की बात है। अच्छा यहां से अगर मैं माइनस हटाता हूं तो क्या इस तरफ माइनस आएगा, तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये प्लस। क्लियर है। ये प्लेन की इक्वेशन गिवन है कहते हैं। अब ये सुनो, क्या ये जो वेक्टर है क्या ये यूनिट वेक्टर है? अपने आप से क्वेश्चन करो, बिल्कुल नहीं है। 6 का स्क्वायर 36, 3 का 9, क्या इसका मैग्नीट्यूड बना रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये नॉर्मल वेक्टर है। तो हम इसको ये इस फॉर्म में दिया गया, इसका मतलब यस और नो, यस और नो, ये इस फॉर्म में दिया गया है फिर, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये 1 है ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है। पक्की बात है कि हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर, मतलब इस वेक्टर को किस में कन्वर्ट करना है? यूनिट वेक्टर में। तो किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो माइनस का 6i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 2k कैप में डिवाइड कर देंगे यार। 6 का स्क्वायर 36, 3 का 9, 2 2 जा 4, तो ये 49 का 7 हो गया। तो माइनस का 6/7 कैप प्लस का 3/7 कैप प्लस का 2/7 कैप। क्या ये यूनिट वेक्टर निकल के आ गया? यस और नो? और यूनिट वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वही तो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। यस और नो? तो ये इस यूनिट वेक्टर क्या हो गया? LMN। तो L कितना हो गया? माइनस का 6/7, M हो गया 3/7 और N कितना हो गया? आंसर चेक करो एक बार जल्दी से। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होना चाहिए। फील करो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यार। ये एक प्लेन की इक्वेशन थी। अब आप समझो कि मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी, क्यों? क्योंकि अगर ये यूनिट वेक्टर होता तो मैं सिंपल सा कहता कि ये वाली और ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है। पक्की बात है। लेकिन ये इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं था, इसलिए मैंने कहा ये नॉर्मल वेक्टर है। क्लियर है ना? ये क्या हमारा नॉर्मल। और कैसे हमने कहा नॉर्मल वेक्टर है? क्योंकि परपेंडिकुलर बोला गया है, और परपेंडिकुलर मींस क्या होता है? नॉर्मल। पता है ना आपको? परपेंडिकुलर के कितने नाम होते हैं? नॉर्मल बोल दो, परपेंडिकुलर बोल दो, एल्टीट्यूड बोल दो, हाइट बोल दो, शॉर्टेस्ट पाथ बोल दो, सब एक ही तो बात है ये। ठीक है ना? ये सब चीजें एक ही है। फील आया क्वेश्चंस को? आंसर लाना बड़ी बात नहीं है, उसको समझो कि हाँ यार इसमें ये कंसेप्ट लगा था, ऐसे आंसर आया। क्लियर है तिवारी? गुड, यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे। चलिए अच्छा, एग्जाम्पल 15 देखो, फिर देखो कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। एक बात सुनो जरा, ये प्लेन की फिर क्या है? कार्टेशियन फॉर्म है। क्लियर है? तो चलिए डायग्राम जरूर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे डायग्राम? तो कंसेप्ट क्लियर होते हैं यार हमारे। ये है प्लेन हमारा, इस तरीके से इस प्लेन की इक्वेशन दी गई है 2x माइनस 3y प्लस का 4z माइनस का 6 इक्वल टू 0। कार्टेशियन फॉर्म है ये। अब कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन से ये डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। अभी हमने नहीं बताया कि ये 90 है या कैसे, हमको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब यार एक बड़ी कंफ्यूजन हो गई, सुनो उपासना, कंफ्यूजन ये हो गई है कि कार्टेशियन फॉर्म है और कार्टेशियन फॉर्म दो होती है, LX, ये -6 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू D, और एक होता है AX प्लस BY प्लस CZ। ये हो गई कंफ्यूजन यार, ये हो गई। हमको पता नहीं कि ये वाली गिवन है या ये गिवन है। समझो ना बात को। एक बात सुनो, ये क्या होते हैं? LMN किसके?
वेक्टर के। तो अगर इनका हमने पढ़ा है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। अगर भाई इनका स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 4 4 क्या ये आंसर 1 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये तो हो नहीं सकती। यही चीज बस आपको भैया समझना यार। तो पक्की बात है ये तो हो ना सकती। तो ये कौन सी वाली होगी? फिर ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस सी जेड। तो जब इस फॉर्म में ये 6 डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं होता है, lx वाले में तो होता था ना, क्या कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं होता है। हमसे कह रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन फाइंड करो। तो क्या करेंगे ऐसे केस में? हम क्या करते हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते, क्योंकि ये a दिया गया है। अगर इस a में हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो क्या ये l नहीं बन जाता है? यही तो पढ़ा भाई, एक एक प्रूफ किए यार। तो a रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब इसके डायरेक्शन रेशियो से डिवाइड कर दो तो इधर भी होगा और उस तरफ भी होगा। ठीक है ना? तो कर दो भैया सभी में। ये कितना? ये 2x है और ये माइनस का 3y है प्लस का 4z है। डिवाइड कर दो किससे? 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16 और डिवाइड इधर भी तो होगा। यस और नो? ये कितना हो गया? 29। तो अब ये एलिमेंट हो गए सारे। अब ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो गया। यस और नो? फील हुआ? फील आ रहा कुछ कुछ? बिल्कुल। क्यों? ये पहले पहचानो कौन सी फॉर्म में गिवन है। इस फॉर्म में है तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो नहीं सकता। कन्वर्ट कैसे करेंगे? उसी के मैग्नीट्यूड कर दो इसे। क्लियर है मल्होत्रा? तो यार लास्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और एक चीज बताऊं, इसको दो तरीके से बताऊंगा। एक तो बड़ी सिंपल है जो कि आप और बुक्स में सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन जो एनसीईआरटी में जो इसका सॉल्यूशन दिया गया वो भी करेंगे नॉलेज के लिए। तो दोनों ही हम लोग करेंगे। तो पहले सिंपल वाला एंड में बताऊंगा, क्योंकि पहले सिंपल बता दूंगा तो आप हो सकता है कि हार्ड वाला ना देखें, क्योंकि एनसीईआरटी में उसी तरीके से, तो एग्जाम में उसी तरीके से करके आएंगे जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं तो सिंपल वाला कर देना। कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन को एम्फेसाइज कर रहा हूं भाई, ओरिजिन को देखो यार। तो टू द प्लेन हम लोग बिना डायग्राम के अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं किया, तो ये भी डायग्राम के साथ करेंगे समझकर। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास इस तरीके का ये प्लेन है। ठीक है जी। तो कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। कहां से? ओरिजिन से। ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला गया है, ये इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं हमको। ठीक है, ओरिजिन से डाला गया। बार बार मैं बोल रहा हूं ओरिजिन, इसका मीनिंग होता है। ठीक है, टू द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन ये है, क्या है? 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 0। ये प्लेन की इक्वेशन गिवन है। तो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। इस पॉइंट्स के, मान लो ये पॉइंट्स हमारे पास P है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z। बस हमको x1 y1 z1 ही फाइंड करना है। क्लियर है? अच्छा, ये जा रहा है ओरिजिन से। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0, 0। तो यार अगर मैं आपसे कहता हूं कि ओपी वेक्टर क्या होगा, तो वो होगा x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप। सिंपल सा ओपी वेक्टर यही तो होगा। ठीक है जी। अब जो प्लेन की जो इक्वेशन दी गई, क्या दी गई है? वो 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 6। माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अच्छा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का इनका सम करके 1 नहीं आ रहा है। मतलब ये कौन सी वाली इक्वेशन है? ये ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d। और इस d में यहां पर जो ये d होता है ये डिस्टेंस ओरिजिन से नहीं होता है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये हम डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से। यही तो करते आए अभी तक। तो डिवाइड कर दो भाई। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का 4 का स्क्वायर 16। कितना हो गया? रूट में 20। इधर भी करेंगे, रूट में 29 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया रूट में 29x माइनस का 3 अपॉन रूट में 29y और प्लस यहाँ माइनस, प्लस करके यहाँ माइनस कर देंगे और 4 रूट में 29 इक्वल 6 अपॉन रूट में 29। अब ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो गया। क्यों? अब ये इक्वेशन बन गई ये वाली यार।
अब ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो गया, और जब ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो गया फिर ये एल एम एन क्या हो गए, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो गया, तो हमने जो परपेंडिकुलर से जो वेक्टर ड्रॉ किया है उसके यूनिट वेक्टर हो गए, क्योंकि अगर एल एम एन होते हैं तो ये क्या होते हैं, इसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, किसके, यूनिट वेक्टर के। यस और नो होते हैं, पक्की बात है। तो एक बात सुनो यार, एक वेक्टर हमारे पास ये भी है, सही बात है, और इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है हमारे पास ये वाला, जिसके ये क्या डायरेक्शन कोसाइन, मतलब 2 रूट में 29 आई कैप प्लस माइनस आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन रूट में 29 जे कैप प्लस 4 अपॉन रूट में 29 के कैप। इस बात को देखो, सुनो, ध्यान से सुनो इस चीज को, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एनसीईआरटी में थोड़ा डायरेक्ट है तो इसीलिए बच्चों में कंफ्यूजन होती है। यार 5 मिनट हो गया, वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है अभी करता हूं। हाँ तो यार देखिए, ये देखो, ये हमने निकाल लिया यहां से, तो ये जो वेक्टर निकल गया ये कैसा वेक्टर है कि जो ये वेक्टर जा रहा है उसका यूनिट वेक्टर है, यस और नो। तो हमको पता है कि इसका भी डायरेक्शन ओपी के डायरेक्शन पर ही होगा, मतलब ये दोनों कोलिनियर हो गए वेक्टर, यस और नो। देखो इस चीज को फील करो यार, ये ओपी वेक्टर भी कहां से जा रहा है, ओरिजिन से, वो भी परपेंडिकुलर। ये एक ऐसा वेक्टर होता है जो इस पर एक डिस्टेंस पे सेम डायरेक्शन में होता है, यस और नो। जो ओपी का डायरेक्शन है वही इस वेक्टर का डायरेक्शन होगा, और जब दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका डायरेक्शन जैसे x1 है, इसका ये है, तो x1 2 अपॉन रूट में 29 इक्वल्स टू x1 है, y1 माइनस 3 अपॉन रूट में 29 और z1 4 अपॉन रूट में 20। इसका आंसर हमेशा एक प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कोई भी कांस्टेंट आएगा यार। तो यहां से निकालो x1 कितना आएगा, x1 आएगा 2 अपॉन रूट में 29 के, y1 आएगा माइनस 3 अपॉन रूट में 29 के, और z1 आएगा 4 अपॉन रूट में 29 के। ये x1 y1 z1 आ गए। अगर ये x1 y1 z1 आ गए और x1 y1 z1 प्लेन पर है तो क्या ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई। और ये रही हमारे पास प्लेन की इक्वेशन। यस और नो? मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई, क्योंकि ये भी तो एक प्लेन की इक्वेशन ही है, ये भी प्लेन की इक्वेशन है, ये वाली, ये ऐसी प्लेन की इक्वेशन है कि जहां से डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो यार यहाँ पे पुट कर दो x की जगह ये। अब आप ये मत सुनना कि सर ये x है वो तो x1 है, ना, ये जो इक्वेशन है ये इस प्लेन की है और ये इस प्लेन पर पॉइंट है, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो रखिए जरा 2 अपॉन रूट में 29 और x1 की जगह 2 अपॉन रूट में 29 के। ठीक है, ऐसे यहां पर माइनस 3 अपॉन रूट में 29 इंटू माइनस 3 अपॉन रूट में 29 के। ठीक है, प्लस 4 अपॉन रूट में 29 इंटू 4 अपॉन रूट में 29 के इक्वल्स टू 6 अपॉन रूट में 29। क्लियर है जी? चलिए अच्छा, अब इसका मल्टी 2 2 जा 4 अपॉन रूट में 29 29 का 29 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा 29, ये के, प्लस 9 अपॉन प्लस 16 अपॉन ये भी के है, तो 6 अपॉन रूट में 29। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई भी डाउट होगा। अब इन सबको ऐड करो तो ये 29 अपॉन 29 के इक्वल्स टू 6 अपॉन रूट में 29। इससे ही कैंसिल हो गया, के हमारा कितना निकल के आ गया रूट में 29। पहले यहाँ तक देखिए जल्दी से, फिर बताता हूँ अच्छे से। यार एक चीज देख लो, क्वेश्चन खैर सॉल्यूशन सब ठीक है, क्वेश्चन को अभी बताया बच्चों ने। यार यहाँ पे एक तो ये प्लस है और ये 12 है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर बस केवल वैल्यूज चेंज होगी। यहाँ पे हर जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल ठीक है जी। तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस आ जाएगा, और 6 की जगह कितना आ जाएगा 12। चलिए अच्छा, ये हमारे पास k निकल के आ गया, k की जगह भी 12 आ जाएगा, क्योंकि 6 की जगह क्वेश्चन में 12 है, क्वेश्चन में 12 है, अदरवाइज 6 है, तो उस तरीके से हमने एकदम सही किया था। चलिए अच्छा, अब यार k की वैल्यू निकल के आ गई, हमको तो x1 y1 z1 फाइंड करने थे, क्या वो ये नहीं है? तो बस k की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे और कुछ भी नहीं करना, डस्टर कौन लेगा यार। इसका देखो इंटेंशनली आपको लग रहा होगा ये थोड़ा लेंथी है, लेकिन एक छोटा ही मेथड है, बस उससे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। क्या ऐसा हटा रहा है ये
चलो अच्छा देखते हैं। तो चलो भैया वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। x1 कितना है 2 अपॉन रूट में 29 इंटू के कितना है 12 अपॉन रूट में 29, तो ये कितना हो गया 24 अपॉन रूट में 29, रूट में 20 रूट में 29 आ गया। y1 कितना है 3 अपॉन रूट में 29, के कितना भैया 12 अपॉन रूट में 29, तो 36 29। z1 कितना है 4 अपॉन रूट में 29 है और ये कर देंगे 12 अपॉन रूट में 29, तो बच्चों 48। भैया ये निकल के आ गए हमारे पास, क्लियर है। ये एक चीज जो इसमें है कि ये जो मैंने प्रोपोर्शनल की इसको समझो बस। देखो ये एक ओपी वेक्टर था और अभी हमने जो कन्वर्ट किया था वो क्या था, नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर था, उसका भी डायरेक्शन यहीं पर होगा क्योंकि वो भी ओरिजिन से परपेंडिकुलर है, तो दोनों का रेशियो इक्वल होगा, इनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोपोर्शनल होंगे। चलिए अच्छा जी, अब क्या दूसरा मेथड जैसा प्रॉमिस किया था, दूसरा मेथड देखते हैं क्या है। दूसरा मेथड तो एक लाइन में आ जाएगा खैर, लेकिन अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम में करते हो तो इस तरीके से करना जैसा मैं कराने जा रहा हूं। अगर सीबीएसई में आता है, एनसीईआरटी में आता है एग्जाम में, तो आप यही वाला करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने इसी तरीके से बताया। दूसरा मेथड क्या होता है कि फुट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट का फॉर्मूला होता है एलडी, एमडी और एनडी, सिंपल सा। ये डी होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बस, और एल एम एन यार अभी मैंने निकाल कर आपको दिखाए थे, तो डायरेक्ट रख देना। एल जो था वो रूट 2 अपॉन ये था और डी कितना था डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये एल आ गया, एल डी आ गया। एम डी कितना था, ये था 3 अपॉन रूट में 29, ये 6 अपॉन रूट में 29 यही तो था। अच्छा डिस्टेंस 12 है यार, बार बार 6 क्यों आ रहा दिमाग में, ये 12 है। और n कितना था 4 अपॉन रूट में 29 और 12 अपॉन रूट में। देखो भैया यही तो आंसर आ गया, एक लाइन में आंसर आ गया। और ये फॉर्मूला किसी बुक्स में दिया गया डायरेक्ट, लेकिन अगर इस फार्मूले के प्रूफ की बात करें तो भैया वो यहीं से निकल के आए, क्योंकि देखो ये L है, ये D है, ये M है, ये D है, ये N है, ये D है, तो इसका प्रूफ हमने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया एनसीईआरटी ऐसा प्रूफ किया है वो, लेकिन ये केवल बाद की मलाई है बेटा, कैसे भी कर लो आप जैसा आपको करना चाहते हो। कभी भी कोऑर्डिनेट पूछता है ना फुट के, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। बस याद रखना कि जो ये एल एम एन है ये डायरेक्शन कोसाइंस है और ये डी है ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है। क्लियर है डियर? तो बस अब करेंगे इसके बाद 11.3 की और जो प्रूफ है उनके फॉर्मूले, उन पे बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे।